हेलो एवरीबॉडी। मेरा नाम है दुर्गेश श्रीवास्तव और मेरी बाकी डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दिखाई देंगी। हम समाजशास्त्र की कक्षा को प्रारंभ करते हुए आज सामाजिक स्तरीकरण की चर्चा करेंगे। सामाजिक स्तरीकरण की चर्चा करने से पहले हमें ये जानना होगा कि सामाजिक स्तरीकरण है क्या। तो वास्तव में सामाजिक स्तरीकरण सामाजिक असमानता का ही एक रूप है। सामाजिक असमानता का मतलब समाज द्वारा निर्मित असमानता। तो सामाजिक स्तरीकरण शब्द इंग्लिश के सोशल स्ट्रैटिफिकेशन से आया है और स्ट्रैटिफिकेशन जियोलॉजी यानी भूगर्भ शास्त्र के विषय से लिया गया है, जिसका अर्थ है अनेक स्तर। सामाजिक स्तर से मतलब हुआ कि एक स्तर पर रहने वाले जो लोग हैं उनमें आपसी हित को लेकर कुछ हद तक चेतना होती है और एक सामान्य पहचान होती है और साथ ही साथ इनकी जीवन शैली भी समान होती है जो अन्यों से इन्हें पृथक बनाती है। सामाजिक स्तरीकरण के अनेक सिद्धांत विद्वानों द्वारा दिए गए हैं, किंतु जिस सिद्धांत की चर्चा हम आज करने वाले हैं वो है डेविस एवं मूर का सामाजिक स्तरीकरण का सिद्धांत। तो किंग्सले डेविस और विल्बर्ट मूर ने इस सिद्धांत को दिया था। इन्होंने एक लेख लिखा था जिसमें इसकी चर्चा उन्होंने की थी। ये लेख था सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, 1945 में लिखा गया था और इस लेख में उन्होंने सामाजिक स्तरीकरण का प्रकारवादी विश्लेषण किया था। ये कहते हैं कि सामाजिक स्तरीकरण अपरिहार्य है, अवश्यंभावी है, सर्वकालिक है एवं सार्वभौमिक है। इसके प्रमुख कारण को ये कहते हैं कि प्रतिफलों का यानी रिवॉर्ड्स का असमान वितरण, दूसरे शब्दों में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवॉर्ड्स ही सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का सबसे प्रमुख कारण है। वास्तव में अगर देखा जाए तो डेविस एवं मूर एक बेहतरीन सिद्धांत का निर्माण करते हैं और यही कारण है कि लगभग 80 वर्ष बीत जाने के पश्चात भी ये सिद्धांत आज भी अत्यंत लोकप्रिय है। ये कहते हैं कि सामाजिक स्तरीकरण वास्तव में एक ऐसा सिद्धांत है जिसके माध्यम से समाज भूमिकाओं का आवंटन करता है। किसी भी सामाजिक व्यवस्था के लिए ये अपरिहार्य है कि उसके कार्यों का बंटवारा एवं संपादन समुचित तरीके से किया जाए। बंटवारा भी और उसको सर्वश्रेष्ठ तरीके से किया जाना भी ज़रूरी है। अब यदि किसी कार्य को सर्वश्रेष्ठ ढंग से किया जाना ज़रूरी है तो आवश्यक है कि ऐसा काम जिस व्यक्ति को दिया जाए जो बहुत ही दक्ष हो, प्रशिक्षित हो, गुणी हो, यानी दूसरे शब्दों में सर्वश्रेष्ठ हो। तो ऐसे काम जो व्यक्ति करेगा, इन कामों को समाज में बहुत ही ज़्यादा प्रतिष्ठा प्राप्त होती है और वास्तव में ये योग्यता आधारित सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं जहाँ पर कि योग्य व्यक्ति को समाज में उचित स्थान मिलता है। और इसीलिए ये कहते हैं कि सामाजिक स्तरीकरण प्रकार्यात्मक है। प्रकार्यात्मक शब्द को हम अगर छोटे शब्दों में एक्सप्लेन करें तो समाज के अस्तित्व को बनाए रखने में जो भूमिका है उसे हम प्रकार्य कहते हैं। प्रकार्यवादी मानते हैं कि यदि कोई चीज़ समाज में मौजूद है तो कहीं न कहीं उसकी कोई उपयोगिता समाज में अवश्य है, अन्यथा वो अपनी महत्ता खो देती है और धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। तो जितने भी प्रकार्यवादी हैं ये कहीं न कहीं जीव विज्ञान से प्रेरित हैं। आगे चलते हैं। तो इस सिद्धांत की प्रमुख मान्यता ये है कि समाज के अस्तित्व एवं सुव्यवस्थित संचालन हेतु स्तरीकरण आवश्यक है। यानी अगर समाज को अस्तित्व में बने रहना है और सही प्रकार से कार्य करते रहना है तो स्तरीकरण ज़रूरी ही ज़रूरी है। समाज का निर्माण कई सारे पदों से होता है। कुछ पद अन्य पद से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, कुछ कम महत्वपूर्ण होते हैं, कुछ साधारण होते हैं। जो अधिक महत्वपूर्ण पद हैं वो कार्य भी कठिन करते हैं, इसलिए उनको समाज में महत्व या इज्जत भी ज़्यादा मिलती है और इसी वजह से इनको समाज में
अधिक यदि कहें तो पैसा, इज़्ज़त, हर तरह से उनको श्रेष्ठता प्राप्त होती है। आगे चलते हैं। लेकिन बात ये भी है कि जो कार्य कठिन हैं, उनको करने के लिए पहली बात तो हमें ज़रूरत है ऐसे योग्य व्यक्तियों को जो इनको कर पाएँ। दूसरी बात कि ज़रूरी नहीं है कि जिनके पास योग्यता हो, वो उस कार्य को करने में कुशल भी हों, अर्थात उनको प्रशिक्षण की भी आवश्यकता है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात भी ये आवश्यक नहीं है कि ऐसे लोग इन कठिन कार्यों को करने के लिए राज़ी हो जाएं। जैसे फाइटर प्लेन को चलाना। फाइटर प्लेन को चलाना एक बेहद ही जटिल कार्य है और हर व्यक्ति इसको नहीं चला सकता। इसको चलाने के लिए बहुत ही विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है और निश्चित रूप से इसमें जोखिम भी ज़्यादा है। तो कोई भी व्यक्ति इस कार्य को करने से पहले ही पूछेगा कि भाई हम इस काम को क्यों करें? इसमें जान का जोखिम है तो हम क्यों करें? तो समाज ऐसे लोगों को एक तरीके से कहता है कि ठीक है, यदि ये कार्य महत्वपूर्ण है, जोखिम भरा है, परंतु समाज के लिए निश्चित रूप से आवश्यक है, तो उसके साथ कुछ पुरस्कार जोड़ देता है, जिसको समाजशास्त्री शब्दों में कहा जाए तो प्रतिफल कहते हैं। प्रतिफल लोगों को कठिन कार्यों को करने के लिए आकर्षित करने का काम करता है। अर्थात जो लोग इस कार्य को अन्यथा नहीं करना चाहते और योग्य होते हुए भी इससे दूर रहते हैं, यदि इनको कोई मोटिवेशन मिल जाता है तो स्ट्रैटिफिकेशन एक तरीके से मोटिवेटिंग फैक्टर वाला काम करता है। कहीं न कहीं इनको उसको लोगों को प्रेरणा प्रदान करता है कि ठीक है, यदि आप इस कठिन कार्य को करते हैं, इतना जोखिम उठाते हैं, तो आपको कहीं न कहीं अन्य लोगों की तुलना में अधिक पुरस्कार भी प्राप्त होंगे। ये पुरस्कार किसी भी रूप में हो सकते हैं। आपको पैसे के रूप में भी मिल सकता है, धन के रूप में भी, आपको कुछ ट्रॉफ़ीज़ वगैरह सम्मानजनक चीज़ें भी दी जा सकती हैं और भी कई सारे तरीके हैं जिससे कि व्यक्ति को मोटिवेशन प्रदान किया जा सकता है। किंग्सले डेविस कहते हैं कि प्रशिक्षण के दौरान वास्तव में जो ट्रेनी व्यक्ति होता है वो कई तरह का त्याग करता है। उदाहरण के तौर पे देख लें, जब कोई छात्र यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली जाता है तो या इलाहाबाद में प्रवास करता है, उस दौरान बहुत सारी सामाजिक गतिविधियों में वो भाग नहीं ले पाता। ये एक तरह का त्याग है और इस सिद्धांत के अनुसार यदि कोई व्यक्ति प्रशिक्षण में अपना कीमती समय लगाता है तो कहीं न कहीं उसकी क्षतिपूर्ति होनी चाहिए और ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि ये क्षतिपूर्ति उस त्याग के अनुपात में ही होनी चाहिए, क्योंकि यदि उसका अनुपात संतुलित नहीं होगा तो लोग पर्याप्त प्रेरित नहीं होंगे। अतः प्रतिफल असमान होते हैं। जो कठिन कार्य हैं उनके लिए ज़्यादा प्रतिफल और जो कम महत्वपूर्ण कार्य हैं उनके लिए कम प्रतिफल, और इस तरह से सामाजिक स्तरीकरण का जन्म होता है। ये आवश्यक है समाज के लिए, इसीलिए अस्तित्व में है। अब आगे चलते हैं कि ये सिद्धांत बेहद आकर्षक शब्दों में प्रस्तुत किया गया था डेविस एम मूर के द्वारा और अपने आप में ये बहुत ही लोकप्रिय सिद्धांत रहा, किंतु इसकी अमेरिका में कटु आलोचना भी हुई। इनके सर्वप्रमुख आलोचकों में से एक मेल्विन एम ट्यूमिन थे। इन्होंने एक चिट्ठी लिखी डेविस को, किंग्सले डेविस और मूर को, और कहा कि साहब ठीक है, आपका सिद्धांत बहुत अच्छा है, पर हम कुछ प्रश्न उठा रहे हैं, कृपया इनका उचित जवाब दें। तो पहली बात तो ये उन्होंने उठाई कि आप कहते हैं कि कुछ कार्य अन्य कार्यों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हैं, यानी प्रकार्यात्मक रूप से अधिक महत्वपूर्ण हैं। तो साहब आप हमें ये बताइए कि इस बात का निर्णय कौन करेगा कि कौन सा कार्य अधिक महत्वपूर्ण है? ये तो बिल्कुल वैल्यू लोडेड बात आप कर रहे हैं, एक अभिनति युक्त बात कर रहे हैं कि आपकी नज़र में या आपके नज़रिए से जो महत्वपूर्ण है वो कार्य महत्वपूर्ण है, अन्य कार्य महत्वपूर्ण नहीं भी हो सकते हैं। जैसे भारत में भी कहा जाता है कि रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई का कर सकत तलवारी। यानी तलवार और सुई दोनों अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं और जहाँ तलवार का काम है वहाँ सुई की ज़रूरत नहीं,
और जहाँ जो कार्य सुई कर सकती है वो तलवार नहीं कर सकती। अर्थात ये निर्णय कर पाना कि हमारे जीवन में सुई का अधिक महत्व है या तलवार का, ये बेहद ही कठिन और जटिल प्रश्न है। इसका जवाब देते हुए डेविसन मूर कहते हैं कि आपकी बात सही है। निश्चित रूप से इसका निर्णय करना कि कौन सा कार्य प्रकार्यात्मक रूप से अधिक महत्वपूर्ण है, बेहद जटिल प्रश्न है। ये एक कठिन कार्य आवश्यक है, लेकिन असंभव भी नहीं है। असंभव इसलिए नहीं है क्योंकि कुछ आधारों पर हम इस बात को निर्णय कर सकते हैं कि कैसे कोई कार्य महत्वपूर्ण है या नहीं है। वो कहते हैं कि दो आधारों पर हम देख सकते हैं कि कोई कार्य कठिन है या नहीं है। पहली बात तो ये कि किस हद तक अन्य कार्य उस कार्य पर आश्रित हैं, यानी डिग्री ऑफ यूनिकनेस या डिपेंडेंसी ऑफ अदर पोजीशंस ऑन इट। यानी कोई कार्य यदि हम देख रहे हैं तो अन्य कार्य किस हद तक उस पर निर्भर हैं। और उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं डॉक्टर और नर्स का एग्जाम्पल। तो क्या एक डॉक्टर नर्स का काम कर सकता है? निश्चित रूप से कर सकता है, उन्हें प्रशिक्षण होता है। ये अलग बात है कि व्यवहारिक जीवन में वो नर्सों का सहयोग लेते हैं, पर ऐसा नहीं है कि बिना नर्स के वो काम नहीं कर सकते। लेकिन यही बात नर्स के लिए लागू नहीं होती। नर्स डॉक्टर का काम नहीं कर सकती, उतना प्रशिक्षण और योग्यता उनमें नहीं होती। तो आसानी से हम ये निर्णय ले सकते हैं कि निश्चित रूप से डॉक्टर की पोजीशन समाज में नर्स की तुलना में अधिक होगी और इसलिए उसका सम्मान भी अधिक होगा और समाज में उसको रिवॉर्ड्स भी ज़्यादा मिलेंगे। दूसरी बात जो मेलविन एंड ट्यूमिन उठाते हैं वो ये कहते हैं कि टैलेंट को यानी योग्यता को नापने का कोई तरीका नहीं है। जैसे आप कैसे नापेंगे या किस तरीके से ये डिसाइड करते हैं कि दौड़ना यानी कि एक धावक का काम और पढ़ने का काम, इनमें से महत्वपूर्ण क्या है? निश्चित रूप से ये नज़रिए का फ़र्क है। किसी के लिए दौड़ना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है, किसी के लिए पढ़ना। तीसरी बात जो मेलविन एंड ट्यूमिन उठाते हैं वो ये कहते हैं कि सोसाइटी यानी समाज खुद ही सबको समान अवसर उपलब्ध नहीं कराती है। समाज की संरचना ही कुछ इस तरह से होती है जो असमानता को जन्म देती है। आगे चल के हम देखेंगे कि रॉबर्ट किंग मर्टन भी इसी बात की चर्चा करते हैं कि सामाजिक असमानता वास्तव में सामाजिक संरचना में ही निहित होती है और इसी वजह से समाज में स्तरीकरण आता है। अगली बात जो मेलविन ट्यूमिन उठाते हैं वो ये कहते हैं कि आप कहते हैं कि ट्रेनिंग के दौरान यानी प्रशिक्षण के दौरान व्यक्ति कई तरह के त्याग करते हैं, लेकिन ट्यूमिन साहब इससे सहमत नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, कोई त्याग व्याग नहीं करते। वास्तव में जब बच्चा दिल्ली जाता तैयारी करता है तो वास्तव में वो जब वो बन जाएगा वो कमाएगा ही कमाएगा, वो कमाने वाली पोजीशन में आने वाला है और तब तक सिर्फ उसको कुछ देर के लिए टाल रहा है और इस दौरान उसके खर्च की प्रतिपूर्ति कोई और कर ही रहा है। तो त्याग नहीं होता, ये वास्तव में इनकम को डिले करने वाली ये बात हो जाती है। वो इससे सहमत नहीं है। मेलविन ट्यूमिन साहब कहते हैं इसका जवाब देते हुए डेविसन मूर साहब कहते हैं कि आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये कठिन निर्णय है, लेकिन सही मायने में समाज में एक ऐसी व्यवस्था ज़रूर चाहिए जो लोगों को प्रेरित करे। यदि प्रेरणा नहीं होगी तो कोई भी कठिन कार्य को करने के लिए तैयार नहीं होगा और जब कोई कठिन कार्य के लिए तैयार नहीं होगा तो समाज की व्यवस्था चल पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में इस बात को बता पाना बहुत मुश्किल होगा कि समाज रहेगा या नहीं रहेगा। आधुनिक समाजों में यदि ये लोगों पर छोड़ दिया जाए कि वो क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं, तो समाज का अस्तित्व बहुत मुश्किल हो जाएगा। श्रम विभाजन समाज की एक आवश्यकता है।